आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, और मैं आपको क्लास 12 की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो जीव विज्ञान में बच्चों हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन, जो बेसिक रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यानी लैंगिक जनन जो होता है, वो किसी जीव में हो रहा हो, किसी जंतु में हो रहा हो, या किसी पौधों में या पादपों में हो रहा हो, 3 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। पहली प्रक्रिया आपकी होती है निषेचन पूर्व प्रक्रिया, और जिसे आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, यानी कि पूर्व निषेचन प्रक्रियाएं जानते हैं। उसके बाद आपकी पूर्व निषेचन प्रक्रिया जो होती है यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, उसमें क्या होता है, आपका गैमेटोजेनेसिस का प्रक्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन से गैमीट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है? मेल और फीमेल गैमीट्स की। पौधों में इसी प्रक्रिया को आप माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया है, आपकी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसका जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा साइज में छोटा होता है, और फीमेल वाला क्या होता है, बड़ा होता है। यानी स्पर्म सेल्स क्या होती है, छोटी, और एग सेल्स आपकी होती है बड़ी। तो जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इस प्रक्रिया में आपका मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। पुष्पीय पौधों में आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ा था, जाना था, तो उसमें आपको एक उसमें इवेंट हुआ था, और उस इवेंट का नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि उसमें आपका मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ था। अभी आपने गुरु बीजाणु जनन के बारे में यानी मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जाना कि जो आपकी एग सेल होती है उसमें आपका गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया को कैसे परफॉर्म करता है पौधा, और उसके बाद आपका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आज उस डायग्राम को अच्छी तरह से आप समझेंगे कि किस तरह से सूत्री विभाजन होते हैं। पहले स्पोरोजिनस जो सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स कैसी होती हैं बच्चों? प्लॉइडी उनकी वो डिप्लॉयड शो करती हैं। कैसी प्लॉइडी होती है? वो डिप्लॉयड शो करती हैं, यानी कि वो द्विगुणित होती हैं। ठीक, द्विगुणित होती है। यदि कोई भी कोशिका द्विगुणित होती है, तब अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मेयोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और जब हैप्लॉइड होती है और हैप्लॉइड सेल्स ही बनने होते हैं, तब उसमें क्या होता है, सूत्री या माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसके लिए हम देर ना करेंगे, और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, उसके बारे में कल डायग्राम हम लोगों का आधे में रह गया था, तो कल आज हम लोग उस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपका ये प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद बच्चों आगे बढ़ जाएंगे और पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं, इधर ये आपका, मैंने आपको पहले अंड की संरचना के बारे में, बीजांड की संरचना के बारे में आपको लास्ट सेशन में बता दिया था कि बीजांड की संरचना कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। बीजांड की संरचना कैसी होती है? कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके की। कुछ इस तरीके की संरचना होती है। आप सभी को मैंने बता दिया था, इसका ये वाला जो माइक्रोपाइलर एंड था। अब इसके बाद बच्चों इसके अंदर जो संरचना होती है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। हमें अब क्या पढ़ना है? ये पूरा का पूरा क्या था आपका? ओव्यूल था। ठीक, हमें अब पढ़ना है इस जो ये गोल संरचना आपको बीजांड के अंदर दिखाई दे रही है, अंडाशय के अंदर जो आपको ये मोटी सी परत दिखाई दे रही है बच्चों, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि इसमें किस किस तरीके से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, और उसके बाद फिर आपका चेंज होता है, और उसके बाद फिर एक इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है।
तो ये देख रहे हैं आप सभी न्यूसिलस यानी कि बीजांड काय। न्यूसिलस को क्या कहते हैं बच्चों? हम सभी कहते हैं बीजांड काय। पहले आपको ये वाला डायग्राम बहुत अच्छी तरह से लर्न करना होगा और उसके बाद समझना होगा। आप चूंकि किसी भी डायग्राम को रट नहीं सकते हैं तो यू हैव टू लर्न, रट नहीं सकते, यू हैव टू, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कौन सी प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, किस तरह से कौन सी घटना हो रही है, किस तरह से ये स्ट्रक्चर बना, किस तरह से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, आपको अब इसके अंदर बीजांड काय की संरचना के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानना है। ये मैंने आपको बताया कि बीजांड काय होता है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, तब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आपका बीजांड वृंत वाला पार्ट था। ठीक है, ये क्या था? आपका बीजांड वृंत था, जिसको आप क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड वृंत जहां से, जिस संधि से ओव्यूल से जुड़ रहा है, इस जगह को आप क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? हाइलम। ये बीजांड वृंत आपका क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये दोनों मोटी वाली संरचनाएं, ये और ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, यानी कि आवरण कहलाते हैं। अब ये आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो आवरण है, यानी दो कवर्स हैं। ठीक, एक आपका, आप मान लीजिए जैसे हीरा बहुत कीमती होता है, तो हीरे को रखने के लिए आप पहले कपड़े में लपेटते हैं, या कोई भी ज्वेलरी है तो वो कैसे रखी जाती है? पहले उसको प्लास्टिक में रैप करेंगे अच्छी तरह से, फिर कपड़े में रखेंगे, फिर उसके ऊपर कोई दूसरा कवर लगाएंगे, उसके बाद पर्स के अंदर रखेंगे। तो मतलब कोई भी कीमती चीज बहुत ज्यादा सेफ तरीके से रखी जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि ईश्वर की बनाई हुई जो कृतियां हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं या मनुष्य हैं, तो उसमें कोई भी जो नाजुक पार्ट होता है उसको क्या करता है? उसको बहुत सारे आवरण के बीच में ढका हुआ होता है, ताकि उसको क्या हो? नुकसान ना हो, बाहरी वातावरण का नुकसान ना हो। इसी प्रकार से ये जो आपका न्यूसिलस के अंदर पाया जाने वाला एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल्स है, ये कैसे होते हैं? आपके इन दोनों आवरणों से ढके हुए होते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स का दो आवरण होते हैं, यानी कि 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स, तो जो पहली होती है वो आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाती है और अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट कहलाती है। ठीक, यानी कि 2 लेयर्स हो गई, एक आपकी आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरी आपकी इनर इंटेग्यूमेंट। अब उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? बीजांड काय। अब आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से, ये पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। बीजांड काय, बीजांड काय के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स। क्या पाए जाते हैं? मेगास्पोर्स मदर सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? एमएमसी। ठीक, जब एंथर में आपने पढ़ा था तो आपने इसको पीएमसी यानी पोलन मदर सेल कहा था, उसको आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा था, और यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल को आप शॉर्ट में एमएमसी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि उसमें जीव द्रव्य की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और क्या होता है? ये आपको, ये इसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक, ये इसको क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल में फिर क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक, जब वो डिवीजन स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? आपका मियोटिक डिवीजन होता है। ये आपका 2n थी। ठीक, तो जब n बनाना हुआ, यहाँ पे क्या करना है? हैप्लॉइड सेल्स बनानी है। तो यहाँ आप क्या? मियोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद 2 मेगास्पोर बना। क्या बना? गुरु बीजाणु बना, गुरु बीजाणु बना। अब गुरु बीजाणु यहाँ पे बना 2, फिर 2 से फिर एक बार और डिवीजन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे क्या बना? गुरु बीजाणु चतुष्टक बन गया। क्या बन गया? गुरु बीजाणु चतुष्टक, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड बना। जो कैसा अरेंजमेंट था जिसका? एक लीनियर अरेंजमेंट था। कैसा अरेंजमेंट था? एक लीनियर अरेंजमेंट था, जिसमें जो सबसे नीचे वाली ये वाली जो सेल थी, यही है बच्चों एक्टिव।
यही आपकी क्रियाशील मेगास्पोर वाली सेल है। और ये तीनों क्या है, ये ऊपर वाली तीनों क्या है, ये तीनों इनएक्टिव होती हैं, यानी कि कुछ समय बाद इनकी जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक, अब ये वाली हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे ये वाली सेल है, इस सेल में जो आपकी एक्टिव मेगास्पोर था, यानी कि जो आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु था, उसमें क्या चेंजेस आए, उसमें क्या चेंजेस है ये आपको देखना है। ये गुरु बीजाणु था, तो ये पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ठीक है, डिवीजन हुआ, ये 2 सेल्स से 4 बनी। ठीक है, और 4 से ये क्या हुई, 8 बनी। अब सभी देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से पहले डिवीजन कंप्लीट हो गया। 2 से 4 बनी और 4 से 8 बनी, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं 8 न्यूक्लिएट। 2 वर्ड्स आए थे, एक तो था 8 न्यूक्लिएट और दूसरा था 7 सेल्ड। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसमें क्या होता है कि 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं बीच में। ये वाले, ये आपके कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक। ये क्या कहलाते हैं, आपके ध्रुवीय केंद्रक। ये आपके क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और आपका ये एग, यानी ये बीच वाला एक आपका अंड उपकरण कहलाता है, जिसे आप एग ऑपरेटस कह सकते हैं, अंड उपकरण कहलाता है। ठीक, ये आपके बीच में है, वो ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं। और उसके बाद एंटीपोडल्स या प्रतिव्यासांत सेल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ठीक, अब उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर के रूप में समझेंगे। तो यहाँ पे जब ये चेंजेस होते हैं तो फिर बीच में पोलार न्यूक्लियाई आ जाता है। ये आपका पोलार न्यूक्लियाई, यानी कि 2 केंद्रक एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, आपके ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद बीच में आपकी सेंट्रल सेल होती है। ये सिनर्जिड्स के जस्ट पीछे क्या होता है, आपका अंड होता है। और उसके बाद ये नीचे वाला आपका माइक्रोपाइलर। अब माइक्रोपाइलर एंड, जो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, वो आपका कहाँ पे है, ये है। तो आप बिल्कुल इस हिसाब से समझिए कि इसको आप उल्टा इस बीजांड के अंदर रखेंगे, और इस वाली स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें इस तरफ यहाँ पे न्यूक्लियस था, यानी बीजांड काय था, और उसके अंदर आपका मौजूद था भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर ये चेंजेस हुए। मेगास्पोर मदर सेल से आपके हैप्लॉइड ये बने गैमीट्स, धीरे धीरे चेंजेस हुए। वो 4 गुरु बीजाणु चतुष्टक बनाया उसने। एक ही उसमें एक्टिव था, 3 इनएक्टिव थे जो बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं, और एक एक्टिव मेगास्पोर में फिर ये नीचे वाले चेंजेस हुए। इन नीचे वाले चेंजेस में पहले 2 न्यूक्लियाई थे, फिर डिवीजन के फलस्वरूप 4 बने, और 4 से फिर 8 बने। 8 बनने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, अपना स्थान सेट किया, मतलब अपनी अपनी जगह पे जहां उनकी जरूरत थी वहां पे वो सेट हो गए। ठीक है, तो जब इस तरह से सेट हुए बच्चों, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हो जाती है, और उसमें क्या होता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि न्यूसेलस, आप अब यहां से न्यूसेलस के बारे में जानिए कि बीजांड काय आप किसको कहते हैं। बीजांड की जो मृदुतक की संरचना होती है, जो किससे, आपके इंटेग्यूमेंट से, यानी कि अध्यावरण से घिरी हुई होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, बीजांड काय का उपयोग। इसका क्या यूज है, बीजांड काय क्या होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ फूड रिजर्व होता है। इसमें भोजन बहुत अच्छी मात्रा में सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। तो उस भोजन का यूज करती है आपकी मेगास्पोर मदर सेल अपने डिवीजन के लिए, अपने पोषण के लिए, और अपने डिवीजन के लिए, अपने आप मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उसका यूज करती है। उसके बाद इसमें
जो एक बीजपत्री पादप होते हैं यानी कि मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों कि उसमें एक पतली परत के रूप में बीज पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं अब एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक जो है यही आपकी बीजांड की मुख्य संरचना है। ठीक, जो आपकी किससे, बीजांड का यानी न्यूक्लियस से घिरी हुई होती है। ठीक, मेगास्पोरोजेनेसिस एग्जैक्टली किसे कहते हैं, उसको आप किस भाषा में लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके यानी मियोटिक डिवीजन करके अगुणित हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, गुरु बीजाणु जनन में ये 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि किस प्रकार से, आपके रेखिक चतुष्टक के रूप में विन्यासित होते हैं। कैसे, बिल्कुल यू लीनियर इक्वेशन में, जैसा आपने देखा 1 2 3 4 लीनियर इक्वेशन में ऊपर से लेकर नीचे की तरफ अरेंज होते हैं। ठीक, इन 4 गुरु बीजाणुओं में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेगास्पोर टेट्राड जो है गुरु बीजाणु चतुष्टक हैं, इन चारों बीजाणुओं में ज्यादातर एक ही गुरु बीजाणु एक्टिव होता है, यानी वो आपका क्रियाशील अवस्था में होता है, सक्रिय रहता है, और यही आपकी फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। यानी फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण की जो फर्स्ट सेल है वो आपका यही मेगास्पोर है जो एक्टिव है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो प्रथम कोशिका होती है इसी से आपका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है, और शेष तीनों गुरु बीजाणु, क्योंकि इसमें मेगास्पोर टेट्राड बना है ना, तो एक एक्टिव है और 3 आपके क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, या आप ये कहें कि उनका यूज नहीं होता इसलिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है कि मेगास्पोर टेट्राड बना जिसमें से एक ही गुरु बीजाणु एक्टिव है, तो इस प्रकार की जो घटना होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, एक बीजाणुज घटना या मोनोस्पोरिक इवेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक इवेंट कहते हैं। इस प्रकार की घटना को जब एक ही, यहां लिख सकते हैं आप कि जब एक गुरु बीजाणु से एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश बनने की प्रक्रिया को, या इस प्रकार के विकास को आप क्या कहते हैं, प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, एक बीजाणुज या मोनोस्पोरिक। ये इरेज कर देती हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से जब आपका एक गुरु बीजाणु चतुष्टक बना, और गुरु बीजाणु चतुष्टक बनने के बाद फिर आपका एक ही गुरु बीजाणु से जो आपकी मैक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई, तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, एक बीजाणुज या मोनोस्पोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बीजाणुज। ये आपका लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस बच्चों कई बार रिपीट किया है आपके नीट के एग्जाम में भी और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी, ये 1 नंबर में आ सकता है। जब आप पढ़े हुए रहेंगे तब आपको क्वेश्चंस के आंसर में फर्क समझ आएगा, और नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों के चारों सही हैं, उसमें से आप सही वाला पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एक बीजाणु, इस वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक, यानी एक ही स्पोर से क्या हो रहा है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है, और 3 जो हैं वो कैसे हो रहे हैं बच्चों, वो आपके नष्ट हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। ठीक, मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणुज प्रक्रिया है। इसमें आपका ये जो एक्टिव सेल थी, इसमें फिर क्या हुआ, इस तरीके से डिविजन्स हुए, माइटोटिक डिविजन्स हुए, 2 से 4 बने, 4 से 8 बन गए, और ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी
हैप्लॉयड हैं, यानी कि कैसे हैं ये आपके अगुणित सेल्स हैं। कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं। यानी अगर क्वेश्चन आए कि डिप्लॉयड सेल कौन सी होती है, तो आप कह सकते हैं कि स्पोरोजिनस सेल्स में, स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वही आपकी डिप्लॉयड होती है, और उसके बाद फिर उसके अलावा जो आगे बनती है वो सारी की सारी हैप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। उसके बाद आपको अब ये बन गया आपका एम्ब्रियो सैक, ये आपका डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है। क्या है? डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक, यानी आपका भ्रूण कोश है, ये कंप्लीट बन गया। अब इसमें आप काउंट करेंगे कितने सेल्स है, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है। कैसे? ये दोनों जुड़ करके एक सेल बन गई, ये दोनों जुड़ करके एक सेल बन गई। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितनी है? ये है आपकी 7 सेल्ड, और इन 7 सेल्स में कितने न्यूक्लियस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस। तो इस तरीके की कंडीशन आपकी डेवलप हुई जिसमें एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट आपका रेडी हो गया। अब इस एम्ब्रियो सैक में ये कैसी संरचना होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। ये एक अंडाकार और बहुकोशिकीय संरचना होती है। जब 8 न्यूक्लिएट है, 7 सेल्ड है, तो आप क्या कहेंगे? इसको बहुकोशिकीय संरचना कहेंगे। ये किस में होती है? ये आपके न्यूक्लियस यानी कि बीजांडकाय में धसी हुई होती है। ठीक है। भ्रूण कोश ढका हुआ किससे होता है? भ्रूण कोश आपका एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज की झिल्ली से ढका हुआ होता है। किससे ढका हुआ होता है? सेलुलोज और पेक्टिन की झिल्ली से। यानी उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपका ये किससे ढकी हुई होती है? ये सेलुलोज और पेक्टिन की झिल्ली से ढकी हुई होती है। सेलुलोज प्लस पेक्टिन, यानी उसका जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की झिल्ली से ढका हुआ होता है। अब इसके अंदर, भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपका समझ में आ गया? 7 सेल्ड होती है, और एक बड़ी कोशिका मध्य में होती है, बिल्कुल यहाँ बीच में। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया? 8 न्यूक्लिएट हो गया। एक बड़ी कोशिका मध्य में पाई जाती है, 3 बीजांड द्वार की तरफ। ठीक, 3 यहाँ पे पाई जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे, 1 2 और एक इसके पीछे। ठीक, 3 पाई जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे, और 3 ही आपकी पाई जाती है बेसल एंड पे, जो आपका चैलेजल एंड या निभागीय सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका निभागीय सिरा कहलाता है। तो एक बड़ी कोशिका मध्य में, 3 बीजांड द्वार की तरफ और 3 आपकी निभाग की तरफ होती हैं। ठीक, सभी कोशिकाएं यानी कि ये सारों की सारी 7 की 7 कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्य तंतु यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंट के थ्रू क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, उसको आप 7 सेल या 8 न्यूक्लिएट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके भ्रूण कोश में यानी कि एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक, अगली क्लास में, आज की क्लास में शायद टाइम इतना नहीं बचा है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। इसमें सबसे ऊपर की तरफ बच्चों अंड उपकरण या एग ऑपरेटर्स पाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये वाली संरचना के बारे में आपको जानना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो कुछ तंतु में संरचना दिखाई पड़ रही है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, उसके बारे में जानना है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस को आप क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस आपका है, इसको आप तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। उसके बाद बच्चों चैलेजा की तरफ यानी कि निभाग की तरफ आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म। आपका कोशिका द्रव्य क्या होता है? बहुत ज्यादा घना होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य घना होता है। अब इसमें जो भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाया जाने वाला 3 कोशिकाओं का जो समूह है, इसके मध्य में एक एग सेल होती है। ठीक, उसके बाद पार्श्व में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो सिनर्जिड्स होती हैं आपकी, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी
सहायक कोशिकाएं, उसके डेवलपमेंट में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये आपका एग के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो क्या हेल्प करती हैं, सहायक कोशिकाओं में लेटरल हुक्स होते हैं, ये आपके फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है। क्या, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है, लेटरल हुक्स होते हैं, ठीक। और इन कोशिकाओं की दीवार जो होती है वो चलजा वाले छोर पे क्या होती है, पतली होती है, ठीक। क्योंकि इन कोशिकाओं के कुछ निम्न कार्य होते हैं। वो कार्य क्या क्या हैं कि ये बीजांडकाय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। ये क्या करती है, बीजांडकाय यानी कि न्यूक्लियस से, क्योंकि सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ कहाँ पे थे, न्यूक्लियस पे थे, तो न्यूक्लियस से ये क्या करती है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, एब्जॉर्ब करके फिर वो सेल्स तक पहुंचा देती है। उसके पोषण के लिए ये एब्जॉर्ब कर लेती है पोषक तत्वों को, ठीक। उसके बाद उसका अवशोषण करने के बाद फिर पॉलन ट्यूब को आकर्षित करने वाले रसायनों का सिक्रीशन करती है। क्या करती है, मेन काम क्या इसका होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब पहुंचा स्टिग्मा पे, ठीक। अब इस तरह से आप इसको समझेंगे, मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर था ना, इस तरह से स्ट्रक्चर था, यहां पे स्टिग्मा पे पॉलन लैंड किया, पॉलन ने लैंड किया इस जगह पे। अब यहां से पॉलन जर्मिनेट, तो जब पॉलन ने जर्मिनेशन किया, जर्मिनेट किया पॉलन ने, तो पॉलन ट्यूब, यहां से पॉलन ट्यूब बनी, इस तरह से अंदर पॉलन ट्यूब बनी। तो पॉलन ट्यूब को ओवरी के अंदर इस सेल तक पहुंचने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कुछ सिक्रीशन होता है, कुछ रसायन सिक्रीट होते हैं, और उन रसायनों को सिक्रीट करने का काम ये सेल्स करती हैं, ठीक है। उन रसायनों को सिक्रीट करने का ये काम करती हैं सेल्स। उसके बाद जो एग सेल होती है आपकी, ये सहायक कोशिका से बड़ी होती है, सिनर्जिड से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसको हम कल अच्छी तरह से एक बार और केवल इस वाले एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जान लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद फिर बच्चों हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो पढ़ना है पॉलिनेशन, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में हम कल जानेंगे। तो इसमें आप लोग जो पढ़ रहे थे, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली to form two nuclei which move to opposite poles to form two nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic division results in 8 nucleate embryo sac. पहले कंफ्यूज नहीं होंगे, डोंट बी कंफ्यूज। पहले डिप्लॉयड जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद एक गुरु बीजाणु चतुष्टक बनेगा, और जो उसमें एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु था उससे आपका ये वाला एम्ब्रियो सैक में जो माइटोटिक डिवीजन होंगे, और उससे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कंप्लीट होगा। 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे बीच में एक बड़ी सेल के अंदर, तो इसलिए आपका 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 6 of 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो आपके क्या कहलाते हैं, पोलार न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये बीच में एग ऑपरेटस के नीचे की तरफ स्थित होते हैं, जिसमें आपका एग ऑपरेटस होता है, उसमें आगे की तरफ 2 सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं, 3 चैलेजल एंड पे होती हैं, ठीक है। और फिर एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जो चैलेजल एंड्स पे सेल्स होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। जब मैच्योरिटी होती है तब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएट यानी 8 न्यूक्लियस होते हैं उसमें, और वो 7 सेल्ड होता है। तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और जो पोलार न्यूक्लियाई होते हैं वो एक ही सेल में डबल न्यूक्लियस होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया है। तो आगे की क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा सा, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से एक बार जान लेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ आज की क्लास के बाद आपका मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो थी वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया था कि जब डिप्लॉयड कंडीशन होती है
तब आपका उसमें मेयोटिक डिवीजन होता है। इसी में सभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन में। तो मैंने आपको बार बार बता दिया है, फिर से एक बार बताती हूँ कि जो आपके डिप्लॉयड सेल्स होते हैं एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल्स, उनमें आपका मेयोटिक डिवीजन होता है। और जब गुरु बीजाणु चतुष्टक बनता है या टेट्राड बनता है, वो लीनियरी इक्वेशन में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज्ड होते हैं। नीचे वाला सबसे ज्यादा आपका क्रियाशील होता है, 3 नष्ट हो जाते हैं और एक जो होता है उसमें फिर माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर वो आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसकी सभी सेल्स के बारे में हम अगले सेशन में एक बार अच्छी तरह से और समझ लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। बच्चों, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।